आज ज़रा एक हसास मसले पे बात करना है, जिस पे बहुत सारे लोग परेशान भी हैं और उनकी रातों की नींद भी उड़ी हुई है और उनके दिल उजड़े हुए हैं। वो एक बच्चा फरहान 14 साल का, जिसकी स्वात में एक मदरसे से लाश मिली और उसका पूरा जिस्म नीलो नील हो रहा है और जख्म के निशान हैं। रात उसके दादा ने मीडिया से बात की है। वो ये कहते हैं कि जी इसके हाथ और चेहरे के अलावा पूरा जिस्म जख्मी था और उन्होंने कहा कि काश ऐसा होता कि इसको गोली ही मार देते। अगर मारना ही था तो इसको गोली ही मार देते। मैं तो ये सोच के लरज रहा हूँ कि उसकी माँ ने जब ये लाश देखी होगी अपने 14 साल के बेटे की, तो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। वो उसको हाथ लगा सकी होगी, उसे चूम सकी होगी, उससे लिपट सकी होगी, और अब तक उसका क्या हाल होगा। या पता नहीं उसकी वो लाश उसको दिखाई भी होगी या नहीं, फरहान की। सादिया। वही हाल हुआ होगा जो मशाल की वालदा का हुआ था, जो मशाल के वालिद का हुआ था कि जब उन्होंने चूमने के लिए उसका हाथ उठाया तो उसके हाथ की उंगलियां भी टूटी हुई थी। तो ये हमारे लिए लफ्ज हो सकते हैं, हम भी इंसान है, हसास है, लेकिन माँ बाप पे जो बीती होगी ना उस और ये कर्ब ताहयात उनके साथ रहेगा। तो और ये पहला वाक़या नहीं है। और बच्चों को मारने के हवाले से तो हमारे यहाँ जो रिवायतें कह लें, जो सबक हमें पढ़ा दिया गया है कि जिस्म हमारा और हड्डियाँ आपकी हैं, तो उसने ज़हनी तौर पे लोगों को तैयार रखा हुआ है। बल्कि जब दीनी तालीम की बात आती है तो उसमें ये भी कहा जाता है कि लेट आना, छुट्टी करना, तवज्जो ना देना, ये उसमें अच्छा नहीं माना जाता, बेतहज़ीबी मानी जाती है और उसकी फिर सज़ा इंतहाई सख्त है। तो ये सब क्या है, साइकी है, कौन इसकी अच्छा, इजाज़त देता है, बच्चे किसकी ज़िम्मेदारी है? ये पता नहीं कब शुरू हुआ है। वरना शेख सादी का एक बड़ा मशहूर शेर है कि दरसे मुअल्लिम अरबवत जमजम मोहब्बती जो मैं बमकतबावरत तिफले गुरेज पायरा। यानी पढ़ाने वाले के अगर दर्स में मोहब्बत की सरगोशी हो तो मकतब से भागने वाला बच्चा जुमे को भी पढ़ने आ क्या जाएगा। बात। सही बात। तो हमारी तो रिवायत इस तरह की थी, हमारे यहाँ तो इस तरह मोहब्बत से और अपनाइयत से और एतमाद से पढ़ाया जाता था और शागिर्द को अपनी औलाद की बनिस्बत समझा जाता था। ये बाज़ उससे भी बढ़ के समझा जाता था। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ से हुआ है। मतलब ये मदरसे कमर्शलाइज हो गए हैं या बहुत पहले कहीं कोई रिवायत पड़ गई है कि बच्चों को मारेंगे तो उसके बाद जो उस्ताद बन रहे हैं वो अपना इंतकाम लेते हैं। और इन मदरसों पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। ये इन्होंने अपनी छोटी छोटी सल्तनतें बना रखी हैं और जो मोहतमिम है उस मदरसे का वो शहनशाह है। और जो शहनशाह है उसकी तो जो मर्जी होती है ना वो करता है। हमने पुरानी कहानियों में तारीख में पढ़ा है कि बादशाह सलामत जिसको चाहते थे हुक्म दे देते थे कि गर्दन उड़ा दो और जिसको चाहते थे कि वजीर बना दो। बल्कि एक मुझे याद आया कि शायद हारून रशीद का किस्सा है कि हारून रशीद ने बैक टू बैक बहुत सारे अपने वजीर गवर्नर तब्दील किए किसी इलाके के। तो एक साहब को भेजा तो वो घोड़े पे या उस पे गधे पे वो उल्टे बैठ के जा रहे थे। तो हारून रशीद ने उनसे पूछा कि भाई आप उल्टे बैठ के क्यों जा रहे हो। उसने कहा आलम पना पता नहीं कब आप वापस बुला लो। तो मतलब ये बादशाहों का आलम होता था ना कि जो मर्जी आती थी वो करते थे। यहाँ भी इनकी मनमानी है, इनकी मर्जी है। किसी ने कह दिया था, किसी शायद एक्ट्रेस ने कह दिया था कि जी सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए यहाँ, उसके ऊपर इतना बवाल मच गया था। मतलब आप देख रहे हैं इस तरह के वाकयात होते रहे हैं, बच्चों को किस तरह मुलैस किया जा रहा है और उनको कत्ल किया जा रहा है, उनकी लाशें मिल रही हैं। उसके बावजूद आपको ये अकल ये समझ नहीं आ रही कि आपको कहीं ना कहीं चेक एंड अच्छा, बैलेंस रखना है। सबसे जो वर्स है वो ये होता है कि किसी भी चीज पर जब आपकी स्टेट गिवन करती है, एक ये बड़ा एलिमेंट है। अब वो गिवन किन वजूहत की, क्या वजूहत होती है उसके पीछे। बट आप जब भी देखें कि किसी भी सेक्टर का खास तौर पर जरा सा भी पुश आता है कि जी हम तो ये चीज नहीं करेंगे, आपकी रियासत गिवन कर देती है। और उसकी वजह से जो भी कमजोर है, जिसकी शिकायत है या जिसका मसला है, सबसे ज्यादा तो वो सफर कर रहा है ना। ना रियासत सफर कर रही है, ना जिसके खिलाफ शिकायत है वो सफर कर रही है। जैसे आपने सीसीटीवी कैमरा वाली बात की, कल एक मौलाना साहब से मेरी बात हो रही थी बिकॉज हमने ये कवर किया था। तो उनसे जब मैंने कहा कि आप बताएं इसका हल क्या है, तो मैंने तो यही सुना है कि सीसीटीवी के, आपकी वाली बात कि सीसीटीवी कैमरे का कहा गया था और उसके बाद बड़े तहफुजात आए थे। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि जब मेरे बच्चे के स्कूल में सीसीटीवी कैमरा हो सकता है तो उसके मदरसे में क्यों नहीं। तो इसमें कोई किसी एक को कॉर्नर करने की तो बात नहीं हो रही। बच्चे उतने ही आपके हैं जितने हमारे हैं, बल्कि अगर वो कोई बच्चा मदरसे का है तो मदरसे वालों की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, उसकी जिंदगी में उसका ज्यादा बड़ा रोल हो जाता है।
तो उन्होंने कहा नहीं, एतराज नहीं होना चाहिए। अब कहने का मकसद ये है कि क्या कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो ये प्रेशर डालता है या उसकी इन्वॉल्वमेंट सियासत में होती है और उस प्रेशर को गिवन कर दिया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता ना ताबान के आपके पूरे मुल्क में कंजर्वेटिव लोग रहते हैं, आपके कुछ मुल्क में प्रोग्रेसिव लोग भी रहते हैं जिनकी अपनी भी औलाद है, जिनको अपनी औलाद की भी फिक्र है, जो उस तौर से भी सोच रहे हैं, राइट। मैं जो लेकिन चेक एंड बैलेंस की बात कर रहा हूँ ना, वो ये है कि जो मदरसे होते हैं उनके इल्हाक होते हैं मुख्तलिफ बोर्ड से। एक मौलाना हनीफ जालंधरी का है, एक मौलाना अब्दुर्रहीम वालों का है, ताहिरुल कादरी का अलग बोर्ड है, शियों का अलग बोर्ड है। तो किसी न किसी बोर्ड से आपको इल्हाक करना पड़ता है, जो कि कहा जा सकता है कि जी वो चेक एंड बैलेंस रखते होंगे, या कम से कम आप किसी एम्ब्रेला के नीचे तो आ रहे हैं ना। लेकिन मशरूम ग्रोथ हुई हुई है, हर मोहल्ले में मदरसे खुले हुए, उनका कुछ नहीं पता, उनका इल्हाक है नहीं है, उनका कोई देखने वाला है नहीं है। जैसे ये मखज़नुल उलूम खाजा खेला जो स्वात के करीब है, उसका ये मदरसा था जहाँ ये वाक़या हुआ है। कल मैंने बहुत मालूमात करने की कोशिश की, आखिर में पता चला कि जी किसी से इसका इल्हाक नहीं था। मतलब जो मुहतमिम साहब थे मौलवी मोहम्मद उमर साहब, वो इसके सब कुछ थे, वो इसके मुदीर महाम थे। जो कुछ करना था, जो फैसले करने थे, जिसको मारना था, जिसको रखना था, जिसको निकालना था, इनको। और वो अच्छा खासा बड़ा मदरसा था, मतलब 9 तो उस्ताद थे और 200 बच्चे पढ़ रहे थे, वहां पढ़ रहे थे या पिट रहे थे, अल्लाह जाने। तो ये इस तरह की चीजें हर जगह खुली हुई हैं, गली महलों में खुली हुई हैं। आप दूर न जाए स्वात में, मेरे अपने इलाके गुलिस्तान जौहर में गुलशन बेंगलोर में एक ऐसा मदरसा खुला हुआ है, मुझे नहीं पता कि उसका इल्हाक हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ। उसके इमाम साहब पे, उसके मोहतमिम साहब पे इस तरह के इल्जामात लगे, उसके बाद की जी सुलह सफाई हो गई और वो अभी तक वो मदरसा चल रहा है। अच्छा और मैं वहाँ बच्चों का हाल देख के आता हूँ, मतलब वो फर्स्ट फ्लोर पे बच्चे रहते हैं, उनके उसी जगह पे, उसी फर्श पे वो सो रहे होते हैं, उसी जगह उनका खाना बिखरा पड़ा हुआ होता है, उसी जगह बड़े बच्चे भी होते हैं, उसी जगह छोटे बच्चे भी होते हैं। अल्लाह जाने उनके साथ क्या हो रहा होता है, उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। अच्छा साहब, और सॉरी, अब बस मैं आखिरी बात करूंगा इस कम से कम इस मौजूद पे, कि भाई उनका जो काम है ना, वो सिर्फ ये है कि वो चंदे बटोर रहे हैं और वो कुर्बानी की खाले जमा कर रहे हैं और वो इज्तिमाई कुर्बानियां कर रहे हैं। मतलब जितने ज्यादा बच्चे होंगे ना, उतना ज्यादा चंदा होगा। बच्चे जो हैं एक फरोख्त करने वाली काबिल फरोख्त नहीं प्रोडक्ट हैं, कि आप जितने बच्चे ज्यादा जमा कर पाएंगे, वो आप जाके सेठ को बताएंगे मैं 500 बच्चे रखे हूँ, मैं 300 बच्चे रखा हूँ, उस हिसाब से आपको चंदा मिलेगा। बच्चे कम होंगे तो आपको माल कम मिलेगा। अच्छा, मैं इसको बहुत सारे तनाजुर में देखती हूँ। एक तो ये कि अगेन किसकी एकदम से हमारे पास मशरूम ग्रोथ आई। हमारा मामला बिगड़ा वहाँ से जब हम दीनियात से इस्लामियात पे आ गए। इस्लामियात एक बहुत बड़ा मौजू है और उसके लिए गुंजाइश क्या, बल्कि बाकायदा अहतमाम होना चाहिए। तो हमने किया ये कि जिस तरह अदालत के पैरेलल हम जिरगा सिस्टम को सपोर्ट करते चले आए हैं ताकि हमारी आसानियाँ कायम रहें, बिल्कुल उस तरह हमने स्कूलिंग जो कि रजिस्टर्ड एक इदारा है उसके साथ साथ मदारिस को चलाते रहे और वहाँ पे भी हम बहुत सी आसानियाँ लेते हैं बतौर रियासत। दूसरी बात है कि रियासत ने अभी तक जब हम शहरियों को कुछ नहीं बुनियादी तौर पर दिया, तो बच्चा रियासत का होता है, जहाँ भी फलाही रियासत होगी, तो वो कॉन्सेप्ट तो आपके यहाँ है ही नहीं। एक बात तो ये वाली आ गई। दूसरा ये कि देखिए गुर्बत का जो हाल है, जो बहुत ही ज्यादा बदहाली मुफलिसी है, उसका एक हल ये भी निकला लोगों के लिए नजदीक कि जी मैं अपने बच्चे को साल में एक जोड़ा भी नहीं दे पा रही, मैं उसको 3 वक्त या 2 वक्त का खाना नहीं दे पा रही, तो ऐसी कौन सी जगह, और आपको पढ़ा अट्रैक्ट कैसे किया जाता है कि आप बच्चे को यहाँ डाल दे, दीन भी मिलेगा और दुनिया भी। तो देखिए कहीं ना कहीं जाके मुझे भी दोनों चीजें चाहिए कि मेरा दीन भी संवर जाए, मेरी दुनिया भी संवर जाए। तो उसमें क्या है कि बच्चा एक शेल्टर जगह पे रहता है, पक्की छत वाली इमारत के नीचे रहता है, वहां उसको 3 वक्त खाना मिल जाता है और कपड़ा लत्ता मिल जाता है, मेडिकल भी वो लोग देख लेते हैं, और वो बच्चा दीन भी अपना कमा रहा है। बल्कि अगर वो बहुत अच्छी तालीम आगे ले जाएगा तो माँ बाप को भी जन्नत में ले जाने का जिम्मेदार है। तो उसने फुल पैकेज। अच्छा, दूसरी बात, उसमें मैं अपने आप को बहुत बड़ा जिम्मेदार समझती हूँ। देखिए हमारे अतराफ जब कुछ हो रहा होता है ना और हम उसमें कोई रोल प्ले नहीं करते, तो फिर ये सूरत हाल पैदा होती है। अगर हम ये कह रहे हैं, ताबान ने कहा, मैं जानती हूँ बहुत सारी जगहों पे, मिसाल के तौर पे दिल्ली कॉलोनी का इलाका है, आप वहाँ देखिए, वहाँ इतने कंजस्टेड है वो इलाका कि कई गलियां ऐसी हैं कि अगर 2 आमने सामने घर के लोगों को निकलना है तो एक रुकेगा तो दूसरा निकलेगा, इस कदर कंजस्टेड इलाका है। और वहाँ तकरीबन हर दूसरी बिल्डिंग के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर या फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वहाँ पे मदरसा बना हुआ है, कई बच्चियों के नाम से, के लिए कई बच्चों के नाम पे। बात मदरसे की नहीं है, तालीम की नहीं है, बात ये कि वहाँ सिस्टम क्या है, क्या रियासत ने उसको ओन किया है, क्या रियासत ने उसको अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज में लेकर आए, नहीं लेकर आए, क्यों नहीं लेकर आए। आपने बहुत अच्छी बात की कि चीजें माशियात के गिर्द घूमती हैं भाई। क्या मुझे आप बताइए ना, आप क्या अपने बच्चों के अलावा आज एक बच्चा अडॉप्ट कर सकता है? हम नहीं कर सकते।
हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे माशी मामलात हैं, अब इसमें आप देखेंगे एक आदमी उठता है और वो आके एक मदरसा खोलता है, और बहुत सी जगहों पे तो ये भी एतराज़ है कि उन्होंने कब्जे की ज़मीनें करके और उसके बाद उसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और सारे ज़्यादातर उसके सियासी मकासद फिर बन ही जाते हैं। सवाल ये आ रहा है कि बच्चा किसका बड़े है। मौलवी साहब को भी तो चाहिए ना, मदरसे के बच्चे चाहिए अपनी स्ट्रीट पावर दिखाने के लिए, The अपने thing is, जलसों में बुलाने के लेकिन लिए। ये सिर्फ जलसों का मामला नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, अब आपकी एक आम आदमी की तनख्वाह अगर हम लगा लेते हैं 50-60 हज़ार रुपए, और आप हिसाब लगा लें कि एक दिन का खर्चा कितना आता है एक घर के फर्द के ऊपर, सिर्फ मैं खाने की बात कर रही हूँ। ये छोटी सी कैलकुलेशन है, बहुत मजे की, कि अगर आप सुबह सबसे हल्का नाश्ता आप ले लें, आपने चाय पराठा खा लिया, तो चाय पराठा कितने का आता है, तो घर में 4 अफराद, एक आप होल्डिंग लगा लें उसकी। आप आ जाए फिर दोपहर का खाना, तो अगर आप मूंग की दाल भी खा रहे हैं चावल के साथ, सबसे सस्ती चीज या सबसे हल्की चीज, या आप आलू बना के भी खा रहे हैं, तो आलू कितने रुपए किलो और वो आटा कितने रुपए किलो, और ये हमारी होल्डिंग तो 11-11, 12-12 बच्चों की जाके चली जाती है। फिर आप शाम के खाने, सिर्फ मैं खाने की बात कर रही हूँ, अब आप उसको मल्टीप्लाई करें, तो अगर एक मदरसे में 200 बच्चा पढ़ रहा है, तो उसका बिजली का बिल, उसकी गैस का बिल, उसका पानी, फिर उन बच्चों का 3 वक्त का खाना, फिर उनका कम से कम साल में 1 जोड़ा भी आप लगा लें, फिर उनकी कोई ना कोई मेडिकेशन अगर आप हल्की फुल्की भी लगा लें, कहाँ से आ रहा है भाई पैसा? देखिए चंदा, पैसा तो जहाँ से आ रहा है। नहीं, मेरी बात चीज सुने, मुझे इसमें ऐड करनी है। चंदा आप अगर जमा करते हैं, तो आप मुझे बताइए, अगर एक मोहल्ले में 10, इलाके में लगा लें 10 मदारिस हैं, तो आप एक दिन में कितना चंदा देती हैं? क्या आप चंदा देती हैं? क्या मैं चंदा देती हूँ? तो वो सिस्टम कहाँ है? तो मैंने कभी उठ के नहीं पूछा कि यहाँ क्या निसाब पढ़ाया जा रहा है। हमने ये नहीं जाके पूछा कि भी मौलवी साहब ये बच्चों का सारा हिसाब किताब कैसे पूरा आ रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आप उस पर टैक्स देते हैं क्या, पैसा बैंक में जमा होता है, ये काम रियासत के हैं। ऑडिट होता है नहीं होता। एक और चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि वालिदैन भी अपने बच्चे में, हमारे मुल्क में गुर्बत कितनी है हमें भी पता है, तो हमें ये लगता है कि अच्छा ठीक है, बच्चे दीन की बात भी सीख लेंगे, कुरान भी पढ़ लेंगे, और उनके खाने पीने का हो जाएगा। अब जिस घर में बच्चे ज़्यादा हैं उसको लगता है कि ठीक है बच्चा छोड़ दो, बड़ा भी हो रहा है, खाना भी पढ़ रहा, खाना भी मिल रहा है, दवा वगैरह भी मिल रही है, और दीनी तालीम भी उसको मिल रही है, और अगर किसी और मदरसे में कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ाई जा रही है तो चलो उनको लगता है भाई ये भी साथ चल रहा है। तो उसकी वजह से आप वालिदैन को, मुझे ऐसा लगता है, दे बिकम ऑन द रिसीविंग साइड। यानी अगर वहां से आ भी गई शिकायत बच्चे की कि जी मुझे आज थप्पड़ मार दिया, ठीक है, तो वालिदैन को लगता है, अब वो आप दबाव में है ना, एक काइंड ऑफ फाइनेंशियल दबाव में है कि वहां तो मेरे बच्चे को सब कुछ मिलती है, आपने एक दफा इग्नोर कर दिया। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जब एक दफा थप्पड़ के जवाब में वालिदैन नहीं आए, तो अगली दफा दूसरा थप्पड़ होगा, तीसरी दफा डंडा इस्तेमाल होगा, फिर हो सकता है कुछ भी और हो, हड्डी टूट भी जाए। और इस बच्चे के केस में देखिए सिर्फ मारपीट की बात नहीं है, ज्यादातर केसेस जो कि आजकल आ रहे हैं सामने, उसमें ज्यादती है यार, उसमें बदफेली है। मतलब कल परसों रात तक जब तक मुझे ये नहीं पता था कि उस बच्चे के साथ बदफेली भी हुई है, उसका पूरा का पूरा स्टैंडर्ड बिल्कुल डिफरेंट था, उस पूरी कहानी का स्टैंडर्ड बिल्कुल डिफरेंट था। अच्छा देखो, आपको याद होगा 2000, मुझे बीच में करनी पड़ी, अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है ना इब्तिदाई, उसमें बदफेली नहीं आई है, सही है, उसमें तशद्दुद आया है, हरासमेंट है और डिमांड है। हाँ, मतलब उसके दादा ने भी यही कहा है, FIR में भी यही है कि इससे मुतालबा किया। मौलवी का जो बेटा है एहसानुल्लाह, वो इससे मुतालबा करता था जी 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 का, वो घर आके बताता था और हम समझते थे कि ये गलत कह रहा है, इसलिए चचा इसको दोबारा छोड़ के आ गए थे। कल उसका बाप भी सऊदीया से वापस आ गया है, तो मैं उसकी बात सुन रहा था, वो कहने लगा कि मैं सोच रहा था कि उलमा है, मुझे क्या पता था ये दरिंदे। और सिर्फ बात एक केस की नहीं है, ये बात नहीं है कि आपकी इकोनॉमी का मसला है, आप गुड फेथ में भी भेज रहे हैं ना, बिल्कुल गुड फेथ। अच्छा, और सिर्फ ये एक केस नहीं है। अच्छा, एक मेरी बात रह जाएगी, लेट मी ऐड इनटू इट। मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि फॉर एग्जाम्पल, अब वो ये सारा कुछ किसी भी बच्चे के साथ हो जाता है, वहां पर हमें एक केस आपको याद होगा, वो 14 साल का बच्चा है, अगर उस पर कोई बिलीव नहीं कर रहा है, जो 7 और 8 साल के बच्चों के साथ वो होता है, उनके साथ क्या होता है, मुझे सन याद नहीं है, आई थिंक 2021 का एक केस है जिससे 2 दिन तक बदफेली होती रही थी, और इवेंचुअली वो बच्चा बीमार पड़ गया था, और वो बच्चा जब बीमार पड़ा तो फिर वालिदैन को ये पता चला कि जी उस बच्चे के साथ 2 दिन से बदफेली हो रही थी, 7 से 8 साल के बच्चे के साथ। ऐसे थाउजेंड्स केसेस हैं। हम जब रिपोर्ट चेक करने जाते हैं, आप यकीन करें, हमारे मुल्क में मैं सिर्फ बदफेली की बात कर रही हूँ, तशद्दुद अलग है, उसके सालाना जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो लगभग 6000 केसेस है, और वो जो रिपोर्ट हुए हैं, जो नहीं हुए उनकी तादाद अलग है, 6000 केसेस है जो रिपोर्ट हुए। अब मेरे जहन में ये आ रहा था कि मदरसे के 55 केसेस है, व्हाट इज दैट, मतलब क्या है ये, सही, क्योंकि भाई आपने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा हुआ ना, तो आप वहां से निकल के, तो और वही वो प्रेशर वाली और सारी चीजें। फिर एक और चीज है,
आप वही इसमें मदरसों में तशद्दुद डालें Exactly. तो नंबर ऑफ केसेस देखें कहाँ जाता है। मदरसों में कहीं कहीं इसको एक्सेप्टेबल समझा जाता है। कहीं कहीं मैं सबके जहर में उंगली उठाऊंगा किस तो मैं चीज नाम लेके तशद्दुद को उठाऊंगा एक्सेप्टेबल? ना, बदफेली को। What? मतलब तुम्हें याद नहीं है कि वो एक मुफ्ती अजीजुर रहमान थे जिनकी तस्वीर और वीडियो आई बिल्कुल थी, आई वो थी। एक लड़के के साथ बदफेली कर रहे हैं, बाकायदा नजर आ रहा था। बाद में ये कहा गया कि उस लड़के ने उनको नशा पिला दिया था या उनको उसने चाय में कुछ दे दिया था, और उनसे मतलब उनके जो एक्शन थे उससे लग रहा है कि भाई वो अपने होशो हवास में नहीं है। लेकिन एक और मौलवी साहब थे इस्माइल तूरू, उन्होंने कहा कि भाई क्या हो गया अगर उन्होंने कर लिया तो, ये उनके अल्फाज जी, ये उनके अल्फाज और ये थे, majority वीडियो के मौजूद हैं। है, क्या ये हुआ जो- कर लिया था। और उससे सख्त बात सुनो, नाउजुबिल्लाह हुजूर के जमाने में साहबा भी करते। नहीं यार, इस्माइल तूरू नाम है उनका, पड़ी हुई है उनकी वीडियोस हजरत की। और उनके तो इस ये बयान पे किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ भी ये नहीं कहा, देखो ये कोई सवाल सजा है नहीं जो है, ताबान ने मुफ्ती बीच में अजीजुर बात रहमान को शुरू माफ कर दी। दिया गया। मैं यही मुफ्ती कहने अजीजुर जा रही रहमान थी को कि क्या बच्चे हुआ के क्या है। वलियों ने माफ कर दिया था। अच्छा अब देखिए मुफ्ती साहब मलिक। ताबान, अब दो चीजें आ रही है ना, आपने जो बात की कि ये एक्सेप्टेबिलिटी है, उनके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी है। अब सवाल यहाँ पे आ रहा है कि जब कोई कहता है कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यानी आप मेरी बॉडी को मेरी मेरी मर्जी के बगैर खिलाफ ना नहीं, चले, हाँ। तो ये सारे जो है वो उसको समझते हैं कि हमने दीन इस्लाम पे या किसी भी मजहब पे हमने कोई हिट कर दिया है और ये हमारे मुखालिफिन खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब आप ये देखते हो कि एक बच्चे के साथ बदफेली होती है, उसको तशद्दुद के बाद मारा जाता है, आप मुझे सिर्फ ये बताइए, ये बाकी केसेस को भूल जाए, इस केस के ऊपर अभी तक जो जय्यद हमारे उलमा कहलाते हैं, किसी का कोई कंडेमिनेशन का बयान तक नहीं आता। लोग फालिज गिरे में, हाँ फालिज क्या गिरे में, अगर आप इनसे सवाल करेंगे तो ये आपसे ऑनलाइन बात भी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है अपने बच्चे के साथ जी, मेरा ख्याल है कि शायद इतने बड़े पैमाने पे बात उन्होंने बना दी है कि शायद उस पर भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना आपका पर्दा उठ रहा है। कोई तो उनसे पूछे कि जो आप हजारों का मजमा लेके आ जाते हैं, बाहर निकल आते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नहीं चलेगा, हम औरत की हुक्मरानी को नहीं मानते, हम फलाना नहीं करते, कौन बोलेगा इसके ऊपर? मेरी आपकी जबान, मैं कुछ जुमला अगर एहतियातन भी कह दूं कि मैं हवाला भी दूंगी तो कल आप देखिए क्या होगा, लोग मेरा मुंह पकड़ लेंगे कि खातून ने तो ये बात इतनी गलत कह दी, तो गुनाह हो गया और फलाना हो गया। लेकिन इस बात पे बोलते हुए आपके मुंह के अंदर फालिज गिरा हुआ था, बिल्कुल सही कहा ताबान ने। एक बयान आप मुझे बताइए, नहीं आया। मुझे उस बच्चे की तस्वीर नहीं भूलती जो मेरे ख्याल 7-8 साल का बच्चा था, कि उसका ना सिर्फ ये कि उसके साथ ये सारी बदफेली हुई, इस पर तशद्दुद हुआ, उसको टांग दिया गया था सीढ़ी के साथ, तो उसका निचले धड़ पे कपड़े नहीं थे उसके। तो वो तस्वीर क्या माँ बाप के लिए मरने का मकाम नहीं है? लेकिन किसने बोला? मैं कह रही हूँ एक सच्चा झूठा मजम्मती बयान नहीं आया। ये ईद मुबारक का मैसेज दे देंगे आपको, ये आपको बता देंगे कि कौन सी तालीम बुरी है, कौन सी गलत है। गजा में जिहाद का मैसेज आ जाएगा, और बल्कि वो आपसे गजा के जिहाद का चंदा मांग लेंगे। लेकिन वो आपको ये एक मुंह फटे उन सियासी जमातों का, उन सारी लोगों का जो खुद को उलमा के इस पे लेकर आते हैं और बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लाखों करोड़ों के फंड चला रहे होते हैं, लेकिन उनका ये नहीं होगा कि एक सिंगल बयान आ जाए। इसका क्या मतलब है? एक मिनट, नहीं मेरी ये बात मुकम्मल होगी। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब मैं चोरी करूंगी ना तो मुझे पता मेरी बैक मौजूद है, भाई मैं पकड़ी गई तो मुझे कोई सजा हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। लेकिन जब मुझे पता है मेरी बैक मौजूद है, बैक से क्या हो सकता है? मैं छूट जाऊंगी, मैं थाने में पैसे देके छूट जाऊंगी, मैं जज को खरीद के छूट जाऊंगी, तो मैं पक्की हो गई और मैं क्राइम पे क्राइम किए चली जा रही हूँ। तो इसका मतलब है इस मामले के ऊपर हर आदमी को ये पता है कि अगर वो ये वाली आड़ ले लेगा, और ये तारीख सिर्फ यहाँ की नहीं है, हम पूरी क्रिश्चियनिटी के अंदर आप देखें कि चर्चेज में क्या हुआ, आज वो माफिया मांगते फिर रहे, उस माफी का अजाला हो सकता है जो उस बच्चे के ऊपर बीती। एक शख्सियत पूरी की पूरी तबाह कर देते हैं आप, पूरी की पूरी शख्सियत आप। और फिर शख्सियत के हवाले से ना दो बड़ी डिविजन्स है, जिसके साथ कोई बुरा होता है, चाहे वो तशद्दुद है, उसके साथ बहुत बुरा जिंदगी में हुआ है, या तो वो उसके अगेंस्ट चला जाएगा, वो कहेगा और किसी के साथ ना हो। लेकिन साइंस ये कह रही है, रिसर्च ये कह रहा है कि उन लोगों की तादाद बड़ी है जो रिवेंज लेते हैं। अब मसला क्या आ रहा है? जैसे इन्होंने कहा कि जी इल्हाक भी नहीं पता, तो फिर वही बात है, मैं अगर अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा लूं तो वो आ जाते हैं, जी बीबी उतार के बोर्ड ले जाएंगे और मुझ पे 10 केसेस बना देंगे और ये वाली फीस भर दे और ये वाला जुर्माना भर दे। आपको नहीं पता चले, आप जाके दरवाजा खटके, और मैं और आप भी नहीं पूछते कि आपने जो मौलवी साहब, और वो मेरे इलाके के भी नहीं है, पहले होता था जी इलाके की कोई बाजी है, बड़ी उम्र की खातून है, वो सिपारा पढ़ा रही है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, इस इलाके की किसी मौलवी साहब को इमाम मस्जिद को कह दिया जाता था, तो जो लोग मस्जिद के लिए नमाज के लिए जाते तो उनका इंट्रैक्शन था, फिर इमाम साहब का घर भी वहीं पे ही है, तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती थी। अब बाहर से मुराद है कि आपके एरिया का कोई बंदा नहीं है, वो आता है, वो आके आपके इलाके में मस्जिद खोलता है। दूसरा आप ये देखिए, हर आदमी को दुनियावी वाहवाह के चक्कर में जहाँ कोई प्रोजेक्ट लगता है, हमने ये मस्जिद बना दी। मस्जिद जरूरी है, चाहे वो मंदिर है चाहे मस्जिद है, वो जरूरी है,
लेकिन अल्लाह वास्ते नहीं बनेगी, अल्लाह वास्ते नहीं बनेगी। और हमें इस्लामी तारीख में नबी पाक के दौर में मिसालें मिलती हैं जब वो मस्जिद ज़रार जो थी वो ढाई गई, तो ये इस पे इतना बड़ा एक्शन हो सकता है। में ये मसला कितना संगीन रहा है? बहुत ज्यादा। यूरोप में तो मतलब ऐसे हिंदुत्व में केसेस रहा, हैं उसमें जहाँ मौजूद भी है। अब देखिए, जहाँ देखिए बच्चे जो होते हैं ना, आपका वीक लिंक होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। आप बच्चों की साइकोलॉजी के साथ इजीली खेल सकते हैं। बच्चे डर जाते हैं, धमकाए जाते हैं, तो वो डर जा, एनीथिंग कैन हैपन। अब ये एक आपको नजर आएगा जब इवन यूरोप में या पुराने जहां भी उन बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां भेज दिया जाता था, जो हॉस्टल्स होते थे जहां पर बच्चे पढ़ाई भी जाते थे। नॉट जस्ट ये कि वो कोई एक दो तरीके होते हैं ना, एक तो ये होता है कि फादर्स और सिस्टर्स के अंडर अंडर जो है हॉस्टल्स होते हैं। फिर ये होता है कि फादर्स और सिस्टर्स के अंडर एक बच्चों का ग्रुप होता है जो कि खिदमत के लिए होते हैं। सही, अब वो चर्च में जो भी सर्विस है, उनके अशर्स है, जो भी उनकी जिम्मेदारियां वो करें। अब ये दो ग्रुप है, उसमें भी जो लोग फादर्स के करीब जाके जिन बच्चों ने काम किया वो छोटे होते हैं, उसमें ज्यादा 14 साल उम्र होगी, उससे बड़े बच्चे नहीं होते। उनमें से मैक्सिमम फादर्स ने जो है वो बदफेली की है बच्चों के साथ। सही है, और वो अब आके खुल रही है। मतलब पता नहीं कितने जमानों में, तो मतलब जो आदमी आज केस कर भी रहा है किसी फादर पे या किसी डाइसिस पे, डाइसिस कहते हैं जैसे लाइक यू नो आप लोगों के जैसे होता है ना, तो अब किसी डाइस मतलब उसकी एफिलिएशन कहाँ से उस चर्च की, तो वो किसी डाइसिस से होगा, वो कैथलिक से है, वो प्रोटेस्टेंट से है, जो भी आगे डिनोमिनेशन है, तो वो जिस डाइसिस से है अब उसके अंडर वो सारी चीजें जाती है कि हमारे यहाँ इतने बच्चे ये होते हैं, यहाँ होता है, और हम उन्हें पढ़ाते हैं, जो भी मर्जी करते हैं। अब उन बच्चों के बाद में जब वो 58 साल के हो गए, 58 ईयर्स के हो गए, ओवर द एज, तो उन्होंने जाके केसेस किए अदालतों में कि जी मेरे साथ जब मैं 7 साल का था, 10 साल का था, मेरे साथ बदफेली हुई, फलाने की। फिर वो एक केस को लेकर अगला बंदा आ गया कि मैं भी उसी चर्च में था, तो मेरे साथ भी बदफेली हुई, फिर उसने नाम लिया, और फिर कहीं जाके किसी फादर को जो मर खप गया है या उस डाइसिस को उसका जुर्माना पे करना पड़ा, या जो भी सुइंग का सिस्टम होता है वहां पर वो हुआ। बात यह है कि वहां पर भी देखें उस दौर में इतनी दहशत थी, और वही वो तरीका के वालिदैन को अगर मैं जाके बताऊंगा तो मेरे वालिदैन नहीं मानेंगे। और माशी तौर पर हमें पता है कि उस वक्त भी लोग कैसी जिंदगियां गुजार रहे थे, अपने बच्चे भेज दिए। उस दौर में वहां भी यही होता था कि एक औरत के 6-6 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। खास तौर पे उन दिनों में जब जंगे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये सारी चीजें भी चल रही थी। तो उस दौर में जितने भी बच्चों को चर्चेस, अच्छा लोगों को पनाह के लिए भी वहां पर भेज दिया जाता था, बच्चियों को भी वहां भेज दिया जाता था, वहां वो पढ़ रही हैं, उनको ऐसा लगता था वो ज्यादा सिक्योर है, और इस वजह से बच्चियां वहां पे पढ़ रही थी। तो वहां से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिससे मेरे जहन में बार बार ओवर एंड ओवर ये बात आती है कि भाई वाई सेंड योर चाइल्ड टू एनी हॉस्टल, वाई सेंड योर चाइल्ड टू एनी हॉस्टल, किसी भी खिदमत के लिए, चाहे वो चर्च की है, किसी और मजहब में, किसी भी चीज के लिए आपने अपने बच्चे को भेज क्यों देना है। ना सिर्फ ये आप भेज रहे हैं, बल्कि आप ये भी नहीं देख रहे जहां हमारा बच्चा जा रहा है वो जगह कैसी है, वो लोग क्या है, उससे क्या काम ले रहे हैं, वो कितना सिक्योर है। एक तो ये बात है। दूसरा देखिए, सवाल अगर हम माशी मामला से हटके भी आ जाते हैं तो जो आपका सियासी निज़ाम होता है रियासत के अंदर, वो बहुत मैटर करता है। और हम बार बार इसलिए बात करें क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम यहाँ की ज्यादा बात करेंगे, चाहे वो मंदिर की बात करें, चाहे हम चर्च की बात करें, हम किसी फ़िक़े की बात करें, तो हम ये कह रहे हैं ये मसला सामने आ रहा है। मसला पहली बार नहीं आया। नंबर एक, जो बच्चे मदारिस से पढ़ के निकल रहे हैं, आप देखें वो कौन सी सोच माशरे में लेकर आए हैं, रियासत किस तरफ जा रही है। मुझे अभी आप बात कर रही थी कि भाई एक ने कहा जी मेरे साथ हुआ, जब मी टू चला था, एक तहरीक चली थी बीच में मी टू की, कितना अजाब पड़ गया था लोगों को। और हमने क्या देखा कि मगरिब के वो इदारे जो हमारे लिए शायद ग्लैमराइज वर्ल्ड का एक सबसे अच्छा नमूना है, खासतौर पर मैं बात कर रही हूँ वहाँ के हॉलीवुड की, तो वहाँ पे जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स खवातीन थी, खासतौर पे मेल जो थे स्टार्स, उन्होंने भी फिर मी टू में बताया कि जी मी टू। तो आप, इसका मतलब है कि ये वाला जो मामला है किसी को सप्रेस करने वाला, उसमें बच्चा हो बड़ा सब बराबर होते हैं, लेकिन बच्चा आसान हदफ है, उसकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, फिर औरतों की वल्नरेबिलिटी ज्यादा है। क्योंकि हमने देखा है कि मंदिर में जो दासियों का कॉन्सेप्ट है उनसे भी माँ बाप हाथ उठा लेते। अभी तक पाकिस्तान में वो सिस्टम चल रहा है जहाँ लोग मन्नत ये करते हैं, जो कि हजरत ईसा की पैदाइश के वाला मामला भी उससे जाके जोड़ जाता है कि जी जो हमारी पहली औलाद होगी वो हम इस इबादतगाह को, इस खानकाह को या इस मज़ार को दान कर देंगे ताकि वो इनकी खिदमत में मामूर रहे। फिर उन बच्चों का क्या होता है, वो बच्चे कहाँ जाते हैं? उनकी बात बिल्कुल ठीक है ताबान की कि हम किसी एक का नाम नहीं ले सकते, लेकिन देखिए जो रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस, चूहे वाला मामला क्या है? शाहदौला के चूहे
का कॉन्सेप्ट क्या है? ये बच्चे ज़हनी माजूर होते हैं और देखिए, उनको छोड़ के आ जाते एक्चुअली तो हैं। इसकी दो सूरत हाल है, मैं आप आपको जब बताऊं। इसको मेडिकली चेक करते हैं तो बच्चे, उन ऐसा एक बच्चों बीमारी है जिसमें दिमाग श्रिंक हो जाता है। हम्म, और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो माएँ प्रेगनेंसी के दरमियान अपने मोबाइल फोन को अपनी बॉडी से ज्यादा करीब रखती हैं, उनके बच्चों में भी जो श्रिंक्ड ब्रेन वाला मामला है बहुत आ रहा है। ये हो गई एक मेडिकल वाली बात। लेकिन हमने ये देखा कि जी खुद जरा सा कोई, जैसे हमारे एक लफ्ज है मस्ताना है, अल्लाह वाला है, भोला है, ये अल्फाज है ना, तो जो बच्चे में थोड़ी सी मेंटल वो उसका अपसेट है, वो उसको ये नाम दे दिया गया। अब उसका नतीजा क्या निकला? पहले सोसाइटी में जगह बनी, फिर लोगों ने इस मामले को उचक लिया कि अच्छा इनके लिए तो बड़ी सिंपैथी से है, तो उसका क्या है कि जी उसका हाथ आगे कर दिया आपने कि ये तो। अब मैं अगर राह चलते हुए भी बड़ी तकरीरें झाड़ू, मुझे बड़े फलसफे पता है, लेकिन जब मैं किसी को भी तकलीफ में देखूँ, मैं कहती हूँ इसकी क्या मदद कर सकती हूँ। इस कॉन्सेप्ट ने उठा के ये तैयार उनको दे दिया कि जी आप इस तरह लोगों को शिकंजों में उनके सरों को बांध के और आप उनको डिसेबल कर सकते हैं और फिर उससे पैसा मांग सकते हैं। लेकिन आप, मैं जो मेरा कहने का मतलब है वो ये कि इस सारे सिस्टम में रियासत कहाँ है? नंबर एक। नंबर दो, वो लोग कहाँ हैं जो कि ठेकेदार बने हुए कि हम आपको बताएंगे दीन कैसा है, हम आपको बताएंगे कि आप सही हैं या गलत है। तो भाई उस मामले पे आपकी जबरदस्ती करें। रियासत इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट और पैट्रनाइज कर रही है। मुझे याद आया कि क्रिस्टिना अमानपुर एक सीनियर जर्नलिस्ट है, वो जी, मुशर्रफ जी। से इंटरव्यू लेने आई, और ये वो वक्त था जब 9/11 के बाद अमेरिका ने अभी अटैक करना था तालिबान के ऊपर, और पाकिस्तान ने तालिबान को तस्लीम किया हुआ था। तो उसने डायरेक्ट सवाल पूछा मुशर्रफ से कि मिस्टर प्रेसिडेंट, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट तालिबान? अब मुशर्रफ जो है ना, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं, वो रिलेटिव ट्रुथ का बड़ा चैंपियन था, मतलब बोलता सच और बड़े वाह सच बोल रहा है, लेकिन वो कौन सा सच है? तो मुशर्रफ ने अपना जवाब दिया, वेल तालिबान आर ऑल दोज पीपल हु आर लर्निंग इन दीज मदरसास थ्रू आउट द कंट्री, एंड देयर आर मिलियंस ऑफ मदरसास who are spending millions of rupees on them, they are feeding them, they are clothing them. It's like, no, President, I'm asking about the Taliban who are ruling in Afghanistan now. लेकिन उसके जवाब से आपको वो पैटर्नेज पता चल गई ना कि रियासत को अपनी जिम्मेदारियों से ओहदाबरा नहीं होना उन्होंने इनके ऊपर डाल रखा है। हमें पता है जनूबी पंजाब में गुर्बत की वजह से लोग अपने बच्चों को मदरसों में छोड़ के चले जाते हैं। जी जी, यही उसका वजह है। मसला यही है क्योंकि रियासत आपको नहीं सपोर्ट कर रही, रियासत आपकी वो बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर रही, तो इनका धंधा चल रहा है। एक बात इसमें बड़ी दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे मदरसों के निसाब पे करनी है, आप बात कर लें। अच्छा, मुझे जो बात करनी थी वो ये है कि देखिए ये सारे सिस्टम के अंदर जो एक प्रॉब्लम और आ रही है वो कौन सी आ रही है? ये जो आपने अभी बात की ना कि जी तालिबान वाला मामला, इस पे जब भी हम बात करते हैं तो ये जैसे अभी इस केस पे बात हो रही है तो सुनने को मिलना शुरू हो गया है कि जी स्कूलों में भी तो होता है, फिल्म इंडस्ट्री में भी तो होता है, घरों में भी तो होता है। कौन सी नहीं जस्टिफिकेशन आप कौन सी दे रहे हैं आप हमें? लेकिन यहाँ पे मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेरा स्टेटमेंट है। देखिए मैं कह रही हूँ कि ये किताब है, फलां ने लिखी है, इसका ये टॉपिक है, तो आप सादिया ताबान ये आप खरीद लें, ये इसकी कीमत है, मैंने बेच दी। अब मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, क्या मैंने किताब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? आप वो लोग हैं जो ठेकेदारी के दावेदार हैं, तो आपसे फिर ये बिल्कुल, आपसे तो किसी भी चूच रहा आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। यानी अगर आप आम आदमी कोई गलती करता है ना तो वो भी गुनाह ही है, वो भी क्राइम है, लेकिन आप तो अपने आप को दावेदार और ठेकेदार बना के बैठे हुए, फिर आपने ये हरकत क्यों की? तो आप पे तो सब सजा भी डबल होनी चाहिए कि मैं एक चीज का दाई हूँ, मैं एक चीज की प्रेचर हूँ और फिर वो काम मैं कर रही हूँ, फिर तो आपकी सजा डबल है ना कि भाई ये तो आम आदमी था, इसको तो दिन दुनिया का पता ही नहीं था। बल्कि आपकी एक बात सॉरी, जिस तरह हम कहते हैं कि अगर उसको जहनी माजूर है तो उस पर फिर कानून अप्लाई नहीं होता। ये बिल्कुल आम सी बात है ना, अगर कोई शख्स जहनी तौर पे माजूर हो, पागल हो, तो उसके ऊपर जो सजा है वो अप्लाई नहीं होती, चाहे दीन की हो चाहे दुनिया की। आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो सुपीरियर हूं क्योंकि मुझे दीन का पता है, मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, मैंने इतने कोर्सेज किए हुए, और उस पे जब उसमें क्या जगह जगह जिक्र नहीं है इस चीज का, एहसान का, नेकी का, रहम का, शफकत का और इस जिना से बचने का। नहीं पढ़ाया जाता ना दीनी मदरसों का जो पूरा निसाब है, उसमें इन चीजों को अहमियत नहीं दी जाती। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो शख्स किताबें पढ़ता है लेकिन उसे मौसीकी से और खेलों से दिलचस्पी नहीं है, वो खतरनाक आदमी है। यहाँ खतरनाक आदमी तैयार हो रहे हैं, यहाँ उनको रट्टा लगाया जाता है, रट्टा लगवाया जाता है, डंडों से मार मार के उनको हदीसें याद कराई जाती हैं, उनको फिक्र पढ़ाया जाता है, उनको सरफोनाफ पढ़ाया जाता है, उनको अरबी के रट्टे लगवाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है, उसमें वो गहराई नहीं है, उसमें वो जदीद साइंस की तालीम नहीं है।
उसके अंदर वो इखलाकियात की तालीम नहीं है, इंसानी हमदर्दी की तालीम नहीं है, आलमी मंजरनामा उनको नहीं पढ़ाया जाता। वो एक अधूरे इंसान बन रहे होते हैं, वो एक एहसास कमतरी का शिकार इंसान बन रहे होते हैं, जिनको बाहर की सारी दुनिया बुरी लग रही होती है, बाहर की सारी दुनिया काफिर लग रही होती है, बाहर की सारी दुनिया अपनी दुश्मन लग रही होती है। तो उन्होंने बदले लेने हैं, उनका निसाब आपको ऐसा ही प्रोडक्ट बना के वही देगा। सवाल है, निसाब बन रहा है उस पर रियासत नहीं है, मदरसा बन रहा है या कोई भी इदारा खड़ा हो रहा है उस पर अगर रियासत नहीं है तो फिर कौन है, ये किससे कंट्रोल होंगे? हमेशा से तो नहीं था ना, मतलब मैं जो मदरसों की तालीम के बारे में मैं पढ़ती आई हूँ, हाँ, मुझे तो ये मौसीकी भी पढ़ाई जाती है निजामिया में, जो बगदाद में पहला मदरसा बना था उसमें बाकायदा सनद दी जाती थी मौसीकी की। इमाम गजाली भी उसके उस्ताद रहे हैं, जाबिर बिन अय्यान ने भी पढ़ा है। और यहाँ जो मौजूदा मदरसों का सिलसिला है, इसका आगाज हुआ था फरंगी महली में, एक मदरसा था मुल्ला निजामुद्दीन, लखनऊ के करीब। तो निजामुद्दीन से फिर ये दरसे निजामी निकला है। वहां भी मैंने पढ़ा है कि ना सिर्फ ये कि मौसीकी पढ़ाई जाती थी, बल्कि आपको पता है उस खालिस सुन्नी मदरसे में 3 शिया उलमा की भी किताबें थी, जिसमें मुल्ला सदरा की थी, नसीरुद्दीन तूसी की थी। तो एक बड़ा बैलेंस सा इम्तजाज था। लेकिन वक्त के साथ आप कुछ कह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि उसमें साइंस भी पढ़ाई जाती थी, उसमें मैथ्स भी पढ़ाई जाती थी। ये तो हमने मदरसे को जो है वो इस्लामी दर्स से जोड़ के रख दिया है, बट एक्चुअली मदरसे का तो मतलब भी नहीं है। तो हम मदरसों को कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे याद पड़ रहा है एक दफा किसी से मेरी ऐसे ही, जब ये बहुत सारे केसेस आने लगे, पुराने केसेस के, जो उस फादर ने वहां ज्यादती कर दी, उसको मारा, ये किया वो किया, और बहुत सारे, और उनके सपोर्ट सिस्टम में सिस्टर्स भी शामिल होती थी। यानी वो सिस्टर्स जो कि बेसिकली द ऑर्डर इज लाइक कि कैथोलिज्म में बहुत अरसे तक तो ये माना ही नहीं गया कि जो औरत है वो किसी चर्च की लीडर हो सकती है। तो उसमें ये होता था कि जो नन्स और सिस्टर बनने के लिए आती थी, ठीक है, उनकी जिम्मेदारियां होती थी, लेकिन वो प्रीच नहीं कर सकती थी। मतलब शी वॉज नॉट इतनी अक्लमंद इनफ कि भाई वो किसी भी जाके ऑल्टर में प्रीच कर सके। तो वो क्या होता था, वो हमेशा फादर्स के अंडर ही आती थी। अब जो भी उसका हेड फादर होगा वहां के उस चर्च का या जो भी, तो उसके नीचे कोई हेड नन हो सकती है, लेकिन वो स्टिल किसी फादर के नीचे आएगी, तो वो भी सर्विंग में होते थे। अब उस तशद्दुद के पीछे औरतें भी होती थी, जो बच्चों के साथ हो रहा होता था उसके पीछे औरतें भी होती थी। अब किसी ने, मेरे जहन में ये जब सवाल आया, बैक देन मेरे ख्याल में 8 साल तो हो गए होंगे इस बात को, मैंने किसी से ऐसे ही पूछा, किसी क्रिश्चियन से ही पूछा कि यार ये कैसे कर लेते हैं, मतलब कैसे कैसे बच्चे के साथ ज्यादती कर लेते हैं, इतना छोटा छोटा बच्चा होता है उसको कैसे मार लेते हैं, कैसे उस पर जुल्म कर लेते हैं। उसने बोला यार उनकी ना फिजिकल नीड्स भी तो होती है, मतलब जस्ट बिकॉज एक फादर शादी नहीं कर सकता तो वो किसी बच्चे के साथ ज्यादती कर सकते। ये जस्टिफिकेशन है, ये उसका जवाब था। ये आप ये कह रहे, अच्छा फिर उसके साथ एक काइंड ऑफ रेलेवेंसी भी ड्रॉ करते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जरूरत है, तो भाई तू शादी कर ले जाके। मैं यही तो कह रही हूँ, आप जस्टिफाई कर रहे हो और आड़ आप ले रहे हो मजहब की। तो ये एक एलिमेंट है, जब कोई चीज आपको खत्म नहीं करनी होती तब आप उसकी जस्टिफिकेशंस देते हैं, क्योंकि आपको उस पर काम नहीं करना। अब मेरे जहन में ये आता है कि भाई मैं क्या करूं, आप इस मुल्क में क्या करें? मदरसा सिस्टम हो गया या कोई भी चर्च का ऐसा सिस्टम हो गया जहां बच्चों को छोड़ दिया जाता है, या बच्चे इवन पढ़ने के लिए जाते हैं वहां पर और पढ़कर आ जाते हैं, वहां पर मार कुटाई बदफेली इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। रियासत आपको सपोर्ट नहीं कर रही, रियासत उस पर चू नहीं कर रही, तो भाई क्या करें? व्हाट डू वी डू? शुड वी टीच पेरेंट्स? क्या हम लोगों को ये बोलना शुरू करें कि भाई आप अपने बच्चों को ना भेजें, या कम से कम चेक एंड बैलेंस रखें? कैसे ये हल होगा कि आप मदरसों से? और देखिए जो तालीमी निजाम का इनेतात है, खासतौर पर 2 तरह के बच्चे जो स्कूल, एक तो दाखिल ही नहीं हो रहे, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, ये बहुत अलार्मिंग है, बहुत अलार्मिंग है। तो क्या रियासत नहीं देख रही कि जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो वो कहाँ जा रहा है? अच्छा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो पता है आपको क्या कहेंगे? जी गुर्बत है तो वो फैमिली को कमा के दे रहे हैं। नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है, उसके पास एक और अल्टरनेटिव मौजूद है, और वो इस शक्ल में मौजूद है जहाँ आपको रुपया खर्च नहीं करना, आपको जॉब भी नहीं करनी है, कमा के भी नहीं खाना, फैमिली को नहीं खिलाना, आप पल पड़ जाएंगे। और अब माँ बाप को उन्होंने तसल्ली दी हुई है कि ये आपको जन्नत लेके चला जाएगा। भाई जो दीन बता रहा है अदल है, जो करेगा उसका हिसाब उसी से देना है। तो बच्चा पेट पिटा के जो भी तालीम हासिल कर रहा है तो वो आपको जन्नत क्यों लेके जाएगा? तो भाई जो आपने फैलाया है, और देखिए ये एक तरह से लोगों को सोचना चाहिए, आम आदमी को सोचना चाहिए कि ये जिस भी मजहब में ऐसा हो रहा है उसकी आड़ में ऐसा हो रहा है, मजहब में नहीं हो रहा होता, आड़ में हो रहा है। क्या ये अमल लोगों को उस दीन से दूर करने का एक सबब नहीं बन रहा कि यार अच्छा यहाँ तो ऐसा होता है? तो जो मदरसे का पॉजिटिव माजी रहा है, हम तो उसको भी तबाह करने पे तुले हुए। अगर आज ऐसा कुछ मामला होता है कि मामला इतने आगे बढ़ जाए, कोई
हिटलरी सोच आ जाए तो कहते जब मदरसे खत्म कर देते मुझे तब भी तकलीफ होगी, मुझे इसलिए तकलीफ होगी कि एक इल्म का एक जरिया है जो आपने खत्म कर दिया, लेकिन रेगुलेशन के आपसे इख्तिलाफ है, हाँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि मदरसों की अब कोई यूं कह लें कि नॉट इन दैट justification कॉन्टेक्स्ट, नहीं है, नहीं उनका नॉट कोई इन जवाब दैट नहीं है कॉन्टेक्स्ट, अभी मैं फिलहाल, कुछ और कह रही हूँ। क्योंकि बच्चों को कम से कम मैट्रिक तक, और मैं गांधी साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि सारे बच्चों को मैट्रिक तक यकसा तालीम देनी चाहिए, ऐसे उनके ही है। मज़ामीन यकसा होने चाहिए। और उसके स्कूल में बाद- क्या आप हाँ स्कूल में, उसके बाद वो फैसला करें कि उनको दीनी तालीम की तरफ जाना है, साइंस पढ़नी है, उन्हें स्पोर्ट्स में जाना है, ये बच्चों का फैसला होना चाहिए। मतलब कम से कम 10वीं तक उनको बराबर की तालीम दें। मेरे ख्याल है हम यहाँ पे बात खत्म करते हैं, और मैं बस आखिरी बात यही कहूँगा जो सादिया से ही मैं अखज़ कर रहा हूँ, वो बात वालदैन से ये मुखातिब हूँ मैं कि अपनी जन्नत बनाने के लिए बच्चों को जहन्नम में ना न ना रोकें। ना शुक्रिया।